Good morning, dear student. Today discuss संस्कृत पाठमाला कक्षा अष्टम सप्तम पाठ महाकवि कालिदासः। महाकवि कालिदास जो हमारी भारत में न केवल निखिल विश्व में पूरे संपूर्ण विश्व में इनकी नाम को जानते हैं, देशवासियों के साथ साथ सर्वदेश जो देशवासी हैं उनके बारे में भी प्रख्यात है। सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। रिवीजन क्लासेस के रूप में मैं आप लोगों को कक्षा अष्टम की सप्तम पाठ महाकवि कालिदास के बारे में पुनः मैं अध्ययन करने की कोशिश करूँगा। जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं पुनः उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को बताने की आपको कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। को ना जानती खलु महाकवि कालिदासस्य नाम। यहाँ पर जो कालिदास के बारे में बताया गया है, इमेज के माध्यम से देखिएगा कालिदास कैसे थे, कैसे वर्क कर रहे थे, इनके बारे में बताया गया है कि को ना जानाति खलु महाकवि कालिदासस्य नाम, कि कौन नहीं जानता महाकवि कालिदास के नाम को, या फिर महाकवि कालिदास के नाम को कौन नहीं जानता है, यह क्वेश्चन किया जा रहा है। असो न केवलम भारते प्रत्युत निखिले विश्वे प्रसिद्ध। यह न केवल, असो मतलब होता है यह, न केवलम यह न केवल, भारत में अपितु, भारते प्रत्युत मतलब भारत में अपितु पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। पूरे विश्व के बारे में बात की जा रही है कि पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। विश्वस्य अनेके देशवासिनः स्वदेशस्य सर्वश्रेष्ठं कविना स तस्य तुलनां कुर्वन्ति। बात यहाँ पर आ रही है कि विश्व के अनेक देशों के वासी, विश्व के जो अनेक देश के वासी हैं, अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ कवि के साथ उनकी तुलना करते हैं। विश्व के जो अनेक देश के कवि हैं, स्वदेश के जो कवि हैं, सर्वश्रेष्ठ कविना यह सह तस्य तुलनाम कुर्वन्ति। तस्य मतलब होता है उसके साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किसके साथ? महाकवि कालिदास के साथ उनकी तुलना होती है, तुलना करते हैं, बताया गया है। वस्तुतः कालिदास सर्वभ्यो अपि श्रेष्ठतम अद्भुत च, कि वास्तव में कालिदास सभी से श्रेष्ठ और अद्भुत है। वास्तव में जो कालिदास है सभी से श्रेष्ठ और अद्भुत है, बताया गया है। अस्य जन्मनः विषय अनेकाः किंवदन्त्यः सन्ति। अस्य जन्मनः विषये अनेकाः किंवदन्त्यः सन्ति। राज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः अयं महाकविः स्वजीवनस्य महत्वपूर्णं समाधिकं च कालम् उज्जयन्नाममेव आपयत् इति निश्चितम्। यहाँ पर बात यह हो रही है कि जो अस्य जन्म विषय, उनके जन्म के विषय के बारे में, इनके जन्म के विषय के बारे में अनेक रूढ़ियाँ हैं, अनेक कहावतें हैं, अनेक किंवदंतियाँ हैं, प्रचलित हैं, बताया गया है। अनेक किंवदंती मतलब प्रचलित हैं। राज्ञ विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः अयं महाकवि स्वजीवनस्य महत्वपूर्णं समाधिकं च कालम् उज्जयन्नाममेव अपायत् इति निश्चितम्। यहाँ पर बात यह हो रही है कि राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से प्रमुख इन महाकवि कालिदास ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण और अधिकांश समय उज्जयिनी में ही बिताए हैं। यह निश्चय है, इति निश्चयम, यह निश्चय है कि जो कालिदास हैं कालम उज्जैन में क्या कहे हैं, बिताए हैं। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। यहाँ पर बात यह आ रही है कि ईशः पूर्वं मूर्ख आसीदिति जनश्रुतिः। सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे कि ईशः पूर्वं मूर्ख आसीदितः जनश्रुतिः। जनश्रुति मतलब होता है कहावतें हैं, लोक प्रचलित प्रथाओं में कहावतें हैं। यह बताया गया है कि यह पहले मूर्ख थे। कौन मूर्ख था? कालिदास जो है वह पहले मूर्ख थे। ऐसे जनश्रुति में कहावतें हैं। एकदा विद्योत्तमा नाम राजकन्या प्रति यज्ञावती
यत् सा तनयु सह विवाहम करिष्यति, कि एक बार विद्युत्मना नाम की राजकन्या ने प्रतिज्ञा की, उसने एकदा यह सह करिष्यामि यह शास्त्रम ताम पराजयते इति। एकदा विद्योत्मना नाम राजकन्या प्रत्याज्ञावती, एक दिन विद्युत्मा नाम की राजकन्या ने प्रतिज्ञा किया कि यत् सा तनयु सह विवाहम, वह उसी के साथ विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। किसमें? करिष्यामि मतलब होता है जो उसे पराजयते, मतलब उसे शास्त्रार्थ में परास्त करेगा, हरा देगा। अनेके पंडिता आगत्य, अनेक पंडित वहाँ पर आए। पराजिता च बहुतः आगच्छन्, अनेक पंडित वहाँ पर उन्हें पराजित करने के लिए आते हैं। आकर और हार कर चले गए, आते हैं और हार कर चले गए। आगच्छन्, आगच्छन् मतलब होता है आना और जाना। भूत्वा केचन धूर्ताः पंडिताः विद्युत्माः विवाह केचन मूर्खणं सह करिष्यन्तु निश्चेवन। निश्चेवन मतलब होता है निश्चय किया। कुछ धूर्त पंडितों ने विद्युत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवाने का निश्चय किया। जो धूर्त पंडित हैं, जो धूर्त पंडित हैं, उन्होंने विद्युत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करवाने का निश्चय किया। किसी मूर्ख के साथ निश्चय करता है। एकदा ते मार्गेण मूर्खिमे पश्यन्नः सः वृक्षस्य यास्यां शाखायाम् उपविष्टः आसीत् तामेव छिन्यते स्म। एक बार उन्होंने रास्ते में एक मूर्ख को देखा जो पेड़ की जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। यहाँ पर बात यह आ रही है कि मूर्ख पंडितों से विवाह करने का निश्चय लिया किसने? धूर्त पंडितों ने। मूर्ख पंडित से निश्चय करते हैं कि वह सोचते हैं कि मूर्ख पंडित से ही विवाह इनका होना चाहिए। एक दिन क्या होता है कि एक मूर्ख जो पेड़ की जिस शाखा पर बैठा हुआ था, जिस डाली पर बैठा हुआ था, उसी डाली को, उसी को काट रहा था। ठीक है। कृत्वान ते तमाहु राजकन्या सह विवाह वार्ता च कृत्वाम तमवदन त्वं केवलम संकेतरेव प्रसन्नात् उत्तरिष्यामि इति। यहाँ पर बात यह आ रही है कि उन्होंने उसे बुलाकर और राजकुमारी के साथ विवाह की बात करके, उन्होंने उसे बुलाया और राजकुमारी से विवाह करके बात करके उससे कहा तुम केवल संकेतों मतलब इशारों से ही प्रश्नों के उत्तर दोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्वं केवलम उत्तरिष्यामि, त्वं केवलम संकेतरेव प्रसन्नात् उत्तरिष्यामि इति, कि तुम केवल किससे? संकेत मतलब इशारों का ही उत्तर आप दोगे, यह पूछा गया है, यह बोला गया है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि धूर्त पंडित कैसे होते हैं। थर्ड पैराग्राफ से देखिएगा। धूर्ताः पंडिताः, धूर्ताः पंडिताः, धूर्ताः पंडिताः विद्योत्तमता समीपं गत्वा चितं एषम् अस्माकं मौनिगुरु केवलं संकेतरेव प्रसन्ना न उत्तरिष्यति इति। यह केवल, यह पहले मूर्ख थे, ऐसे जनश्रुति में कई ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। नीचे जो पैराग्राफ से बताया गया है, धूर्त पंडितों ने विद्योत्मा के पास जाकर कहा, जो धूर्त पंडित थे विद्योत्मा के पास जाकर कहते हैं, विद्योत्मा के पास जाकर कहते हैं अवचन एष अस्माकं मौनी गुरु केवलम संकेतरेव प्रसन्नान् उत्तरिष्यामि। यह हमारे मौनी गुरु केवल, यह हमारे मौनी गुरु केवल, मतलब मौनी मतलब होता है चुप रहना, मौन मतलब चुप रहना होता है, तो उसी प्रकार मौन होता है चुप रहने वाला गुरु है। और केवल संकेतों से ही प्रश्न के उत्तर देंगे, केवल जो संकेत हैं उनके प्रश्न के उत्तर देंगे। इति इस प्रकार सा स्वीकृतवती, स्वीकृत मतलब होता है उसने स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? मूर्खस्य संकेतानाम, मूर्खस्य संकेतानाम के बारे में बताया गया है कि जो मूर्ख होते हैं,
यहाँ पर बात की गई कि मूर्खस्य संकेतनाम विचित्रमर्थं कृत्वा ता शास्त्रं पराजयते मूर्खेण सह तस्याः विवाहं कृतवन्तः। बात की गई है कि स्वीकार कर लेता है धूर्तों ने मूर्ख के संगीत विचित्र अर्थ निकालकर और उसे विद्वत्मा को शास्त्रों में हाराकर मूर्ख के साथ उसका विवाह कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बात यह गई कि केवल संकेत से ही प्रश्न करते हैं, ये बात हो गई थी, उसने यह स्वीकार कर लिया। धूर्तों ने, यहाँ पर बता कि धूर्त यानी मूर्ख, जो मूर्ख हैं, धूर्त ने शास्त्रों में हराकर, इसमें शास्त्रों में हराकर यानी पराजित करके हराकर उसके साथ विवाह कर दिया। अब होता है एकस्मिन् दिने राजप्रसादे स्थितः मूर्खम् उष्ट्रं विलोक्य उष्ट्रः इति कथयित्वा हसितुमारब्धवान्। एक दिन राजमहल में बैठे हुए मूर्ख ने ऊँट को देखकर, जो एक दिन राजमहल में बैठा होता है ना, और जो मूर्ख था, विद्योत्मना के जो पति थे, मूर्ख ने ऊँट को देखकर उठ ऐसा कहकर हंसना शुरू कर दिया। उठ ऐसा कहकर हंसना चालू करता है या शुरू कर देता है। विद्योत्मा समझ गई। उठ इति कथित्वा हसितमारबद्धान्। विद्योत्मा अजानात् यत्र धूर्तो पंडितः विचित्रतां सा मूर्खं स विवाहातो अभवत् इति सा तत्क्षणमेव तं मूर्खं प्रति प्रासादं बहिर्करोत्। विद्योत्मा ने उसी समय या उसी क्षण मूर्ख पति को, है ना, धोखे में आकर उसका विवाह, विद्योत्मा समझ गई कि धूर्त पंडितों ने धोखे में आकर उसका विवाह मूर्ख के साथ हो गया। विद्योता ने उसी समय, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिएगा, पंडितो वचितवान विवाह भवत्, मतलब धोखे में। तत्क्षणमेव इति मूर्खणाम प्रसादम बहिर्करोत्। प्रसादम मतलब होता है महल से, बहिर्करोत् मतलब होता है बाहर करना। कि विद्योत्मा ने उसी समय उस मूर्ख पति को अपने महल से बाहर निकाल दिया। इस स्टोरी को समझिएगा कि ये जो स्टोरी है धूर्त पंडित के बारे में और विद्योत्मा के बारे में, महाकवि कालिदास के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा कैसा उनके साथ जीवन हुए हैं, कैसा उनके साथ बात हुई है, कैसे कहानी चल रही है। लास्ट पैराग्राफ देखिएगा। आत्मनो मूर्खताम निंदताम कालिदासः अचिन्त्यत्। आत्मनो मूर्खताम निंदत कालिदासः अचिन्त्यत्, कि अपनी मूर्खता की निंदा करता हुआ कालिदास सोचने लगा। और जो अपनी मूर्खता के निंदा करते हुए, अपनी मूर्खता का निंदा करके अचिन्त्यत् सोचने लगा। यावदहं पंडितो न भविष्यामि, यावदहं पंडितो न भविष्यामि, जब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा तब तक यहाँ नहीं जाऊंगा। यहाँ पर बात की गई भविष्यामि, तब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा। तावन्न अत्राम गमिष्यामि इति, जब तक मैं विद्वान नहीं बन जाऊंगा तब तक यहाँ नहीं आऊँगा। पाश्चातं सह काल्या उपासनया विदुषा सर्गेण च विद्वान अभवत्। उसके बाद वह काली की उपासना और विद्वान की संगति में विद्वान हो गया। किसके? काली की उपासना में और विद्वान की संगति में क्या होता है? उपासवान होता है, उपवान हो तो वो विद्वान हो जाते हैं। अस्य महाकवि सप्तरचना प्रसिद्धि संति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इस महाकवि की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कैसे कैसे रचनाएं हैं? यथा महाकाव्यम, रघुवंश, कुमार संभवम, 2 खंड काव्य है, ऋतुसंहार, मेघदूतम, नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवी अग्निमित्रम और विक्रमो वर्ष्यम चेती। उनके जो 2 महाकाव्य हैं कौन कौन से हैं? रघुवंश हैं और कुमार संभव हैं। यहाँ पर देखिएगा, रघुवंश और कुमार संभव कौन? 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, 2 खंड काव्य के बारे में बात की गई है, ऋतुसंहार और मेघदूतम है। 3 नाटक के बारे में बात की गई है, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मालवी अग्निमित्रम और विक्रमो वैश्यः। 3 नाटक के बारे में याद रखिएगा आप लोग। भाषा भार्ष्यम भाव प्राजल त्वं रसम च कालिदास काव्या नाम वैशिष्ट्यम वर्तते। भाषा की मधुरता यानी मिठास, भावों की शुद्धता और रसमयता कालिदास के काव्यों की विशेषता है, बताया गया है। वैशिष्ट्य वर्तते क्या चीज़ है? कालिदास काव्य नाम वैशिष्ट्यम वर्तते, कालिदास की विशेषता है। क्या क्या? भाषा की मधुरता यानी मिठास, भावों की शुद्धता और रसमयता कालिदास के काव्यों की विषमता है। तेषां पठनेन हृदयं रसमग्नयो भवति, तेषां भवन्ति कि उनको पढ़ने से हृदय रसमग्न हो जाता है, या फिर हो सकता है रसमग्न सा हो जाता है। वास्तव में कालिदास न केवल संस्कृत भाषा के अपितु भारत और पूरे विश्व के गौरव हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा या अपितु भारतस्य विश्वम गौरवम, यहाँ केवल संस्कृत भाषा के नहीं या अपितु भारत और पूरे देश के गौरव हैं। उपमायाम वर्णिम अस्य निपुणता विलोक्य केवलम उपमा कालिदास इति, उपमा कालिदास इति, कि इनकी उपमा न केवल वर्णन की निपुणता यानी कौशल को देखकर ही कवि कहते हैं कालिदास की उपमा सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास की उपमा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो याद रखिएगा आप लोग को जो कवि कालिदास के बारे में बताया गया है कि कवि कालिदास की जो कहानी है, कैसे विद्युत मत से विवाह करते हैं, मूर्ख पंडितों के रूप में धोखे में आकर विवाह किया जाता है। मूर्ख पंडित होने के बाद वे अपने आप को एक अच्छे कवि मानने के लिए, एक अच्छे कवि के रूप में देखने के लिए तभी आऊँगा जब यहाँ से मैं अच्छे ज्ञानवान पंडित हूँ, ये सोचकर वह वहाँ से विद्वान नहीं बन जाऊँगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा, इस प्रकार एक प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद कुछ उपासनाएं करती हैं, कुछ संगीत करते हैं। उनके जो रचनाएं हैं, 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य, 3 नाटक, है ना। इस प्रकार अच्छे से स्टडी कीजिएगा आप लोग भी। फर्स्ट श्लोक सेकेंड श्लोक के बारे में भी बताया गया है। फर्स्ट श्लोक कैसे हैं, सेकेंड श्लोक कैसे हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इनके कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। मूल्यांकन असाइनमेंट्स के रूप में नोट्स बना चुके हैं। शब्दार्थ को याद कीजिएगा। वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं। वर्ड मीनिंग स्टडी करेंगे तो आपको ज्ञान भी अच्छी होगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर कलाम के बारे में बात करेंगे कि भारत रत्न डॉक्टर कलाम कैसे थे, कैसे कार्य किए, उन्होंने कैसे कैसे वर्क अपने किए और योगदान भारत के लिए क्या क्या योगदान दिए, कैसे राष्ट्रपति थे, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। बाय बेटा।